Hello learners, this is Priya Barnwal and welcome back to We Learning with a very interesting class on income tax। तो हमने इनकम टैक्स में रिवीजन स्टार्ट करा है और आज है अपना पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, प्रैक्टिकल पोर्शंस करेंगे। वैसे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, हमारे प्रीवियस ईयर में काफ़ी रिपीट हुए हैं ये पोर्शंस। लाइक आप देखो, वैसे टोटल इनकम दे देता है और आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना होता है, फिर हाउस रेंट अलाउंस HRA कैलकुलेट करने को आता है, हमारा हाउस प्रॉपर्टी आता है। हाउस प्रॉपर्टी से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं लगभग, आपका वो वैकेंट वाला, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो क्या करना है, अनरियलाइज्ड रेंट वाला केस, ये सारा कुछ मैंने लिया है हाउस प्रॉपर्टी में। ओके, और कैपिटल गेन, ये सब कैलकुलेट करना हम सीखेंगे आज की क्लास में। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो क्लास को पेशेंटली एंड तक देखो। ओके, और क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना, तभी आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, और ऑब्वियसली क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास। ओके, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर करो। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास। और एक बात, आप ये प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, तो आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे तो पेन और कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में। ओके, चलो तो देखो, ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, X इज़ एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 3,50,000। तो X एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जिसकी एज है 55 ईयर्स। क्या एज है? 55 ईयर्स है, और इसकी टोटल इनकम आ रही है 3,50,000, 3,50,000। नाउ व्हाट इज़ द टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19? तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? ओके, कितने अमाउंट ऑफ टैक्स के लिए ही इज़ लायबल, ये निकालना है आपको। तो देखो, एक तो ये 55 ईयर्स दे रखा है तो आपका जनरल पब्लिक वाला केस आ जाएगा। बिलो 60 ईयर्स तो जनरल पब्लिक का केस आता है ना, तो वो आ जाएगा। और 3,50,000 दे रखा है तो 2,50,000 तक तो ऐसे ही हमारा एग्जेम्प्टेड है ना। तो उसके बाद 3,50,000 के बाद 2,50,000 तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचा जो 1 लाख, उस पर आपका आगे प्रोसेसिंग होगा। तो खैर, टैक्स लैब लेकर आई हूँ मैं, तो टैक्स लैब देखते हैं अच्छे से, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, तो इनकम टैक्स लैब है ये अपना फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2019-20 का के लिए। और असेसमेंट ईयर कौन सा जाएगा इसका? 2020-21। तो अभी एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है, असेसमेंट ईयर 2020-21 को लेकर के। अच्छा, अभी देखो, जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक वाला ही केस है हमारा, हमें तो यही वाला पोर्शन करना है। तो जनरल पब्लिक में क्या बोलता है, बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज आता है ना। और वो जो X है वो 55 ईयर्स का है, बिलो 60 ईयर्स हुआ तो यही वाला टैक्स स्लैब जाएगा उसका। और सीनियर सिटीजन का जो केस आता है उसमें कौन से लोग आते हैं, तो 60 to 80 ईयर्स ऑफ एज वाले लोग सीनियर सिटीजन में आएंगे, और मोर देन 80 ईयर्स वाले लोग आएंगे आपके वेरी सीनियर सिटीजन में। ठीक है, तो देखो, हमें तो ये वाला पोर्शन इससे काम है ना। तो टैक्स स्लैब के किस तरह से लगता है जनरल पब्लिक में, तो अप टू 2.5 लैक्स, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा 2.5 लाख तक। ठीक है, और X जो इंडिविजुअल है जिसका हमें निकालना है, उसको तो 3.5 लाख लग रहा है, तो 2.5 लाख का तो एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी जो बच गए 1 लाख, उस पर उसको टैक्स लगेगा। अब वो कैसे लगेगा कैलकुलेशन देखेंगे, बट पहले टैक्स स्लैब समझ लो अच्छे से। तो अब देखो, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है टैक्स रेट, ठीक है। और 5 से 10 लाख अगर इनकम हो रही है टोटल इनकम, तो 20% का लगेगा। और 10 लाख से भी ऊपर आपकी टोटल इनकम गई है तो 30% का स्लैब रेट लगेगा, टैक्स रेट लगेगा। क्लियर? अच्छा, और सरचार्ज भी जो लगता है आपका, सरचार्ज वाला तो मैंने पहले की क्लास में बताया, तो ऊपर ऊपर से चलेंगे थोड़ा। तो सरचार्ज वाला पोर्शन क्या है, तो 50 लाख से ऊपर जिनका इनकम होता है उनका लग जाता है सरचार्ज, है ना, 10% के रेट से। और 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो 15% के रेट से लगता है।
अच्छा, अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये लगता है 4%, ठीक, इसका रेट है 4%। पहले जो आपका था ना 18-19 का, प्रीवियस ईयर 18-19 का, तो तब अपना 3%, 3+1% लगता था, है ना, एडुकेशन सेस था 3% का, और अब तो दोनों को मिला करके 4% कर दिया गया है। अच्छा, अब टैक्स रिबेट, तो रिबेट किस तरह से लगेगा, तो 12,500 फॉर इनकम अप टू 5 lakhs अंडर सेक्शन 87A। 87A में बोला गया है कि 12,500 का रिबेट मिलेगा आपको 5 lakhs तक, ठीक है, और 3 lakhs तक में कितना मिलता है, तो 2,500, है ना, 2,500 3 लाख तक में। और ये बोला गया है कि देयर आर नो सेपरेट स्लैब फॉर मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल के लिए कोई सेपरेट नहीं है, जो मेल का स्लैब रेट है वही फीमेल का भी लगेगा। तो ये वाला जो स्लैब रेट मैं लेकर आई हूँ ना, ये वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको एक बार ही गो थ्रू कर लेना, हो जाएगा आपका। सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, सरचार्ज वगैरह सब है। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो टोटल इनकम था कितना, एक्स का 3,50,000, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट तो 2,50,000 तक हमें पता है एग्जेम्प्टेड होता है। तो 1 लाख जो बच गया, 3,50,000 माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू 1 लाख जो बच गया, इस पर आपको टैक्स चार्ज करना होगा। अब टैक्स किस रेट से चार्ज होगा, है ना, क्वेश्चन ये है। तो 2-2.5 लाख तक तो आपका एग्जेम्प्ट था, है ना, लेकिन उसके बाद 2.5 से 5 तक में आपका 5% लग रहा था टैक्स। तो वही हम करेंगे, जो एक्स्ट्रा मेरा 1 लाख बच रहा है उस पर मैं 55% लगाऊंगी। तो 5% टैक्स चार्ज करा तो आया कितना, 5,000। तो क्या ये जो 5,000 आया यही उसकी टैक्स लाइबिलिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि रिबेट वगैरह भी लगेगा। सरचार्ज तो नहीं चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता है सरचार्ज के लिए अमाउंट ज़्यादा चाहिए। ये बेचारा तो 3.5 लाख में ही है इसका, है ना, 10 लाख तक चाहिए आपको। 10 लाख था ना, देखो एक सेकेंड, 50 लाख, सॉरी 50 लाख तक का सरचार्ज था आपका, है ना। 50 लाख से ज़्यादा हो तो 10% चार्ज होगा। ये तो इसका 3.5 लाख है, इस पर सरचार्ज जाएगा ही नहीं। तो रिबेट लेकिन मिलेगी इसको किससे, 3 लाख वाले पे रिबेट मिलेगी। तो 3 लाख में कितना था अपना, 2,500, है ना। तो 2,500 आपने रिबेट माइनस करा, टैक्स चार्ज जितना हुआ है उसमें से 2,500 माइनस करके आया आपको 2,500। अब ये भी नहीं होगा आपका टैक्स लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब आप एडुकेशन सेस दोगे और हमें निकालना है 2018-19 वाला असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में 18-19 वाला है ना प्रीवियस ईयर, तो हम एडुकेशन सेस लेंगे 3% वाला। अगर 19-20 होगा, जैसे अब तो एग्ज़ाम में आपका 19-20 ही आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में आपका 19-20 ही आएगा, तो तब आप कितने पे चार्ज करोगे, तब आप 4% पे चार्ज करोगे। पर ये जो है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस पर 18-19 दे रखा था, तो वही मैं लेकर के आई हूँ। तो एडुकेशन सेस इस पर कितना गया, 3% गया, तो 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ आपको लगा एडुकेशन सेस, ठीक है। 2,500 का 3% हुआ, तो अब 2,575 इज़ द टैक्स लाइबिलिटी फॉर एक्स, है ना। एक्स की टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकली है, 2,575। तो अब देखो आंसर क्या आया आपका, एक सेकेंड, हाँ 2,575। तो क्लोज आंसर कौन सा है आपका, ये वाला है, 2,580 आ रहा था कितना, 2,575, और यहाँ है आपका 2,580, और ये सारे तो बहुत दूर हैं तो ये नहीं होगा आपका। तो 2,580 इज़ द आंसर, 2,580 होगा आपका। ओके, चलो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो आपका, और नहीं हुआ ना तो एक बार फिर से रिवाइंड करके, मतलब बैक जा करके एक बार देख लो, हो जाएगा, समझ आ जाएगा फिर। चलो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ, मिस्टर वाई रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 500 पर मंथ फॉर 4 ऑफ हिज चाइल्ड। अब एक मिस्टर वाई हैं जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव करते हैं 500 पर मंथ फॉर 4 ऑफ हिज चिल्ड्रन। इनके 4 चिल्ड्रन हैं, 4 बच्चे हैं इनके, ठीक है, और 500 पर मंथ करके इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। नाउ कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। असेसमेंट ईयर लेकर चलना है कौन सा, 2019-20। अब अगर आप 20-21 भी लेकर के चलोगे ना तो यही लगेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया है आपका।
तो 2019-20 लेकर के चलो, एंड इफ़ एंटायर 500 इज स्पेंट बाय वाई, और एंटायर 500 जो है ना वो स्पेंड हो रहा है वाई के द्वारा, ठीक है, 500 पर मंथ करके जो लग रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना है। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट के केस में होता क्या है, देखो आपका 100 रुपये करके, अच्छा चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको इसी पे लेकर जाती हूँ, चलो आप ये देख लो अलाउंस वाला। देखो अब ये इम्पॉर्टेंट अलाउंसेस है, ये पूरा चार्ट है आपका। तो फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट अलाउंसेस और एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट एंड टैक्सेबल अलाउंसेस। तो अलाउंसेस को ना 3 पार्ट्स में बांटा गया, एक जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, और एक जो जिसमें कुछ लिमिट तक एग्जेम्पशन मिलती है, और जिसमें जो टैक्सेबल होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के अलाउंसेस हैं। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस ये हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं ये चार्ट लेकर के आई हूँ कि कौन सा इसमें से है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है और कौन सा टैक्सेबल है, पूछ देता है ऐसा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और ये टैक्सेबल वाला भी नोट डाउन कर लेना, हमें तो अभी फ़िलहाल इससे काम है ना। तो देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो किस तरह से एग्जेम्पशन मिलती है, तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम, 2 बच्चों तक की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, और वो भी किस तरह से, 100 रुपीज़ पर मंथ करके, ठीक है। चाहे आपके 6 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, लेकिन एग्जेम्पशन आपको 2 बच्चों तक ही मिलेगी, और फीस चाहे आप जितना पे कर लो, लेकिन आपको 100 रुपीज़ पर मंथ करके ही एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है। और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के केस में क्या होता है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड करके मिलता है फॉर 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलता है, लेकिन हॉस्टल अलाउंस में 300 पर मंथ मिलता है, ये याद रहेगा, ठीक है। और ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, इसमें चेंजेस आए हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 1600 पर मंथ करके एग्जेम्पशन मिलता था, बट अब ये टैक्सेबल हो गया है, फुल्ली टैक्सेबल हो गया है, ठीक है। और हाउस रेंट अलाउंस, खैर ये हम आगे पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस तो करना ही है हमें। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या था, हाँ, तो 4 ऑफ हिज चिल्ड्रन, 4 बच्चों तक का 500 पर मंथ करके मिल रहा है, और आपको एग्जेम्पशन निकालना है ना, कि कितने अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो एग्जेम्प्टेड होगा आपका कितना, 100 रुपये करके 12 महीने का, 1 साल का कितना हुआ, 1200 हुआ। और कितने बच्चों को के लिए मिलेगा, सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा आपको एग्जेम्पशन, तो 2400 हुआ। तो एग्जेम्पशन जब निकालना हो ना, तो सिंपल जो आपका क्राइटेरिया है वही लगाना है, कुछ इसमें ऊपर नीचे नहीं करना आपको, बस 100 रुपये करके 12 महीने तक मिलेगा, और 2 बच्चों का ही एग्जेम्पशन मिलेगा, चाहे आपके 10 बच्चे हों या 6 बच्चे हों, जितने भी बच्चे हों, ठीक है। लेकिन आपको एग्जेम्पशन सिर्फ 2 बच्चों तक का ही मिलेगा, तो 2400 होगा आपका आंसर, 2400 तक का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मिस्टर वाई को, आपको नहीं, मिस्टर वाई को मिलेगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये आया आपका हाउस रेंट अलाउंस वाला क्वेश्चन। देखो क्या है, क्वेश्चन बोलता है, मिस्टर सेन इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी एट 70,000 पर मंथ, ₹6,000 per month as dearness pay and ₹10,000 per month as commission during the previous year। अब ये मिस्टर सेन है, तो मिस्टर सेन है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, ओके। और इनको बेसिक सैलरी मिलती है 70,000 पर मंथ करके, ठीक है, बेसिक सैलरी है इनकी 70,000 पर मंथ करके, एंड इनको डियरनेस पे मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है 6,000 पर मंथ करके, ओके। एंड 10,000 पर एनम करके मिलता है इनको कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो डियरनेस पे मिलता है इनको 6,000 पर मंथ, और 10,000 पर एनम करके इनको मिलता है कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मिल रहा है, ठीक है। नाउ ही रिसीव 2,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस, इनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 2,000 पर मंथ करके, एंड ही पेड 2,500 पर मंथ रेंट, और ये कितना पे करते हैं, ये ज़्यादा ही पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं 2,500 पर मंथ करके रेंट, ठीक है। अब आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है उनके टैक्स में से, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशन पे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो
तो क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है कैलकुलेट करने का। तो पहले तो देखो सेक्शन, किस सेक्शन में आता है आपका HRA का, कि जो एग्जाम्पशन है किस सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, है ना, इसमें आपका मेंशन है। अब इसमें क्या बोलता है, मिनिमम आपको कौन सा अमाउंट लेना है, मिनिमम अमाउंट लेना है। ये जो 3 केसेस है ना, ये 3 केसेस में से जो आपका सबसे कम होगा, लीस्ट अमाउंट होगा, वो वाला आपका एग्जेम्प्टेड होगा। तो फर्स्ट केस क्या है, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो जितना आपका जो एम्प्लॉय है उसने जितना एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव किया है, ठीक है, और 40% और 50% ऑफ सैलरी। और दूसरा कंडीशन क्या है, 40% या 50% ऑफ सैलरी लेना है। और क्या है आपका, एक्सेस ऑफ रेंट पेड फॉर द अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम ओवर 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, मतलब क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, ये है आपका कंडीशन। और 50% लेना है आपको अगर आपका जो आप जहाँ रह रहे हो, आपकी जो रेसिडेंशियल हाउस है वो सिचुएटेड है मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली और चेन्नई में। ठीक है, ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं 4, यहाँ अगर सिचुएटेड है तो 50% चार्ज करना है सैलरी का। और अगर आपका इनको छोड़ करके एक्सेप्ट दिस 4 प्लेसेस कहीं और जो आपका रेसिडेंशियल हाउस है तो उस पर आपका चार्ज होगा 40% सैलरी का। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के थ्रू हमें एग्जेम्पशन लिमिट देखना है। ओके, तो चलो अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और फिर अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन पे कि सोल्यूशन कैसे होगा। देखो चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस कैसे होगा, तो सैलरी हमने देखा ना, हमारा कितना सैलरी हो रहा था, 10% ऑफ सैलरी निकालो, 40% ऑफ सैलरी निकालो, इस तरह से कंडीशन था। तो सैलरी अमाउंट कितना गया मेरा, तो सबसे पहले जब भी HRA का क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले सैलरी अमाउंट निकालना, ये चीज़ माइंड में सेट कर लो, सबसे पहले सैलरी अमाउंट निकालना। तो सैलरी कितना होगा, तो 70,000 12 मंथ्स करके करो, 8,40,000 हुआ। 6,000 करके 12 मंथ्स का करो तो 72,000 हुआ। और एक आपका कमीशन वाला केस आता है, तो उसमें जो कमीशन दे रखा है ना आपका 10,000 पर एनम दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन जब आपका परसेंट में देगा ना तभी आप यहाँ पे कंप्यूट करते टाइम उसको इंक्लूड करोगे। ऐसे पर एनम करके ऐसे दिया हो तो वो आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं करा। तो अब 70,000 12 मंथ्स का 8,40,000, 60,000 12 मंथ्स का 72,000 ऐड करके मेरा आया सैलरी अमाउंट कितना, 9,12,000, ये मेरा सैलरी अमाउंट आया। ठीक, अब क्राइटेरिया लगाओ, जो सबसे कम होगा वो वाला हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल कितना HRA आपने रिसीव करा, तो 2,000 करके रिसीव कर रहे थे, तो पर मंथ करके, तो 12 मंथ्स का कितना हो गया, 2,50,000 हो गया, है ना। और रेंट पेड, तो रेंट पेड कितना हुआ अपना, तो 10% ऑफ सैलरी, है ना, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट कितना पे करा था, तो रेंट पे करा था उसने 2,500, 2,500 करके, और वो भी 12 मंथ्स का, तो 2,500 करके 12 मंथ्स का निकालोगे तो 30,000 आएगा आपका, है ना, 30,000। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 30,000 माइनस 9,12,000, 9,12,000 अब आपका कहाँ से आया, तो ये जो 91,200, क्योंकि 10% निकालोगे ना सैलरी का, तो सैलरी है मेरा यहाँ पे कितना, एक सेकंड थोड़ा गंदा हो गया, सैलरी है मेरा यहाँ पे 9,12,000। अब इसका मैं निकालूंगी 10%, है ना, 10% निकालूँ तो मेरा कितना आता है 91,200। ठीक है, तो ये 91,200 को मैंने माइनस करा 30,000 से, तो मैं तो एक्सीड कर गया, ज़्यादा ही हो गया, है ना। तो अब ये नील हो गया, ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या ही लिखोगे, नील ही लिखोगे, एक्सीड कर गया क्योंकि कंसीडर ही नहीं होगा अब। और वहाँ पे आपका मेंशन नहीं था ना प्लेस, है ना, जगह का नाम नहीं लिखा हुआ था कि वो बंदा कहाँ से है,
तो जब आपको कुछ नहीं मेंशन ना, तो आप समझ जाना कि वो अदर देन 4 प्लेसेस है, मतलब मुंबई, कैलकाटा और आपका क्या है दिल्ली, चेन्नई, यहाँ से नहीं है, अदर देन 4 प्लेसेस है। तो आपका 40% सैलरी चार्ज कर देना। तो 40% चार्ज करोगे तो 3,64,800 आपका आया। ठीक है, किसका 40% चार्ज करेंगे? ये वाले अमाउंट का, 9,12,000 का। तो 3,64,800 मेरा सैलरी आया। अब बताना है कि कौन सा एग्जेम्प्टेड है। तो बताओ इसमें से सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम है मेरा कौन सा? 24,000। तो इतना ही तो मुझे HRA रिसीव हुआ है ना। तो होल अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्टेड। अच्छा, ये अमाउंट ऑफ HRA होगा यहाँ पे, ठीक है, HRA। तो HRA का जितना अमाउंट है ना, पूरा अमाउंट मेरा एग्जेम्प्टेड आ जाएगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब एक और केस में बताऊं, अगर मैं ये बोलूं कि इफ़ एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% इज आपका नील, ठीक है, नील है, तो मुझे पता है मेरा मतलब, तो मैं सबसे कम वाला ली हूँ, ठीक है, तो मेरा आया होल अमाउंट एग्जेम्प्टेड। लेकिन अगर ये जो एक्सेस है आपका, एक सेकेंड, अगर ये जो एक्सेस है आपका होल अमाउंट ऑफ HRA आपका किस केस में आप नहीं देखो, अगर मैं ये बोलूँ, सुनो फिर से बताती हूँ। अब अगर मैं ये बोलूँ इफ़ एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी इज़ 4,000, जैसे यहाँ तो नील आ गया ना, हमारा नील आ गया। लेकिन अगर ये नील नहीं आता, मान लो ये नील नहीं आता और यहाँ पे मेरा आ जाता 4,000, तो बताओ तो फिर मेरा कितना एग्जेम्प्टेड होता? तो मेरा एग्जेम्प्टेड होता अमाउंट कितना? 20,000 मेरा एग्जेम्प्टेड होता। क्यों? क्योंकि HRA तो मुझे 24,000 का रिसीव हुआ है ना। और ये आपका 4,000 जो है ये आपका रेंट पेड हो रहा है। रेंट पेड ओवर मतलब एक्सेस ऑफ रेंट पे कर रहे हो आप, ओवर 10% ऑफ सैलरी, है ना। तो ये अगर आपका 4,000 होता ना, तो इस केस में आपका ये 20,000 आपका एग्जेम्प्टेड हो जाता। ठीक है, ये केस है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर आएगा इसका क्या? नील, है ना। आंसर क्या निकलेगा हमारा? नील, क्योंकि मेरा हाउस रेंट अलाउंस मेरा क्या हो रहा था, जितना का जितना मैंने हमारा हाउस रेंट अलाउंस था, होल अमाउंट जो है मेरा वो एग्जेम्प्ट हो गया। तो आंसर क्या आएगा? नील। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। एक्स को बेसिक सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ के लिए तक, एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ 10,000 पर मंथ। और डियरनेस अलाउंस मिल रहा है इसको कितना? 10,000 पर मंथ करके, एंड 40% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, चलो 40% आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स का है। एंड ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू HRA ऑफ 20,000 पर मंथ। ही एक्चुअली लीव्स विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई एंड डज नॉट पे एनी रेंट। और ये रहता कहाँ है? ये मिस्टर एक्स ये रहता है अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में और कोई रेंट पे नहीं करता। ठीक, और मार्केट रेट जो है उसके हाउस की वो है 20,000 पर मंथ करके। नाउ कैलकुलेट द एग्जेम्प्ट HRA फ्रॉम द अबव डिटेल्स। अब आपको एग्जेम्प्ट HRA निकालना है कि कितना एग्जेम्प्ट हो रहा है आपका। ठीक है, कितना एग्जेम्प्ट हो रहा है। तो देखो, अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आई हूँ, मुझे ये बताना था कि जो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो ना, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स या कहीं भी ऐसे में रह रहे हो जब आपको रेंट नहीं पे करना, तो आपका होल अमाउंट जो है वो आपका क्या हो जाता है बताओ? तो होल अमाउंट होता है आपका टैक्सेबल। ठीक है, an employee who is residing in his own house or in a house where he doesn't pay any rent, और वो कोई रेंट नहीं दे रहा, तो उसकी एंटायर हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगी टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा नील। ठीक है, एग्जेम्प्टेड कितना है? तो एग्जेम्प्टेड है ये नील। ठीक है, चलो अब ये याद रखना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाली स्लाइड ये याद रखना, एग्जाम में ऐसे पूछ देते हैं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, एक घर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है जहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ करके है, एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज़ 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स कैसे पे करना है, तो 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू पे करना है, ठीक है। अच्छा, अभी अनरियलाइज्ड रेंट है आपका कैसे, तो 40% है, 40,000 है आपका अनरियलाइज्ड रेंट, और रूल 4 सेटिस्फाइड बोल रहा है यहाँ पे, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। नाउ व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, अब आपको क्या निकालना है, एनुअल वैल्यू निकालना है इसका। तो देखो एक्चुअल रेंट 20,000 पर मंथ करके दे रखा है, तो 12 मंथ का आप निकालो तो कितना निकल रहा है आपको, 2,40,000, स्पेस नहीं है यहाँ, ओके, 2,40,000। और एक्चुअल रेंट जब हम निकालते हैं ना तो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट दे रखा है तो उसको माइनस कर देते हैं, तो अल्टीमेटली एक्चुअल रेंट अपना निकलेगा कितना, 2 लाख निकलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हम पूरे सीक्वेंस के साथ चलेंगे फिर हमें समझ आएगा, और अगर आपको आता है ये तो आप खुद से सॉल्व करके देखो वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट, ओके। चलो देखो, तो तरीका क्या है, कैसे हम निकालते हैं फाइंड करने का, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में ना पहले कंपेयर करोगे कि कौन सा ज़्यादा है, ठीक है। अब जो आपका निकला, जो अमाउंट आया उसमें और स्टैंडर्ड रेंट में फेयर कंपेयर करोगे कि कौन सा कम है, तो पहले हाई वाला देखते हैं और फिर लो वाला देखोगे कि कौन सा कम है। अब जो कम है वो वाला अमाउंट क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा, ठीक है। अब वो एक्सपेक्टेड रेंट और आपका स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेट और एक्चुअल रेंट में फिर कंपेयर करोगे, और फिर जो ज़्यादा होगा, हाई वाला अमाउंट होगा, वो आपका हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ओके। ये तरीका है बनाने का। तो देखो इस क्वेश्चन में ना अब अपना म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है कितना, 1,80,000, और फेयर रेंट है 1,50,000, और फेयर रेंट है आपका 1,80,000। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है बोलो, 1,80,000। अब फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करो, तो अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, 1,80,000 या 1,60,000, तो छोटा हो गया आपका कौन सा, 1,60,000, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो अगर नहीं किया तो। चलो आगे आते हैं, देखो अब ये है आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट 1,60,000 और एक्चुअल रेंट 20,000 करके जा रहा है 12 मंथ का, तो 2,40,000 आया, उसमें से अनरियलाइज्ड जो रेंट है आपके उसको माइनस कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, तो आपका एक्चुअल रेंट आता है अब 2 लाख, है ना। तो जब हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, है ना। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 2 लाख आ रही है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया आपका क्या, 2 लाख। अब उसमें से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है अपना, 1,50,000 पे 20% चार्ज करो, क्योंकि 20% और म्युनिसिपल वैल्यू था ना, तो म्युनिसिपल वैल्यू तो 1,50,000 है, उस पर 20% चार्ज करो तो 30,000, और डिडक्ट करोगे तो योर आंसर इज 1,70,000। तो 1,70,000 आया आपका आंसर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, कैलकुलेट फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटिंग टू अ हाउस। अब ये जो है ना, ये वैकेंट वाला मैं क्वेश्चन लाई हूँ। वैकेंट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं देखो, तो आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 2 लाख, फेयर रेंट है आपके पास 2,40,000, स्टैंडर्ड रेंट है आपके पास 2,50,000। तो पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है आपका, एक सेकेंड, देखो इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है आपका, तो इन दोनों में ज़्यादा है आपका 2,40,000, है ना। अब इन दोनों में अब जो आया आपका उसको और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो, तो इन दोनों में कम कौन सा है आपका, तो कम भी है 2,40,000, 2,40,000 और 2,50,000 में कम कौन सा हुआ, 2,40,000 कम है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट। और ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो आगे देखते हैं कैसे कर कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरा आया 2,40,000
अब एक्चुअल रेंट कैसे निकालना है तो मैं बताऊं, जब आपका वैकेंट वाला केस आएगा ना तो पहले पूरा पूरा अमाउंट चार्ज कर देना होता है। गवर्नमेंट बोलती है पहले आप पूरा चार्ज कर दो अमाउंट, उसके बाद में आपको वैकेंट पोजीशन, वैकेंट वाला जो है रह गया है आपका जो बिल्डिंग है या लैंड है वो वैकेंट रह गया है, उसके लिए फिर मैं बाद में आपको डिडक्शन अलाउ कर दूंगा, गवर्नमेंट का कहना है। तो 30,000 करके 12 महीने का निकालो तो 3,60,000 हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका, है ना, क्योंकि इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। तो 3,60,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुआ। नाउ लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अब वैकेंट रहने से कितना लॉस हुआ है तो 30,000 करके 2 महीने का लॉस हुआ ना, 30,000 करके 2 मंथ्स का निकालो कितना हुआ, 60,000 हुआ। तो माइनस करके फिर आपका आंसर निकला 3,00,000। तो 3,00,000 इज द आंसर, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। तो कितना निकला फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकला आपका 3,00,000। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 2,00,000, फेयर रेंट दे रखा है 2,40,000, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 2,50,000। और अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वाला, ठीक है। नाउ फॉलोइंग आर द डिटेल्स गिवन फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस फॉर होल ईयर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 वाला केस लेना है, ठीक है। तो और बोल रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है आपका। तो अब कैलकुलेट करो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट सबसे पहले निकालना है हमें। एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकला बोलो, तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सा हुआ, 2,40,000, 2,40,000, 2,00,000, और स्टैंडर्ड रेंट में कम कौन सा हुआ, तो 2,40,000। तो 2,40,000 इज़ द एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। और देखो एक सेकेंड, हाँ, तो हम करते क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेन जो अपना फॉर्मूला आता है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं, फिर निकलता है अपना नेट एनुअल वैल्यू। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, मैंने बता दिया आपको, है ना। लेकिन आपको आगे जाना हो तो क्या करना हो, तो आगे वाला केस कब अप्लाई होता है, जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड रख दे रहे हैं घर को, ठीक है, तब। तो देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको किस रेट से मिलता है, तो 30% के रेट से मिलता है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया नहीं है या दिया है तो फिर आप 30% के रेट से लगाओगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है, बोरोड कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट जा रहा है तो वो भी चार्ज करोगे, और फिर फाइनली माइनस करके आपका आंसर आएगा। और ये डिडक्शन किसके अंदर आता है, तो सेक्शन 24 के अंदर आता है, ये याद रखना। तो अब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आया था ना 2,40,000, ठीक है। और एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है भाई, मैंने खुद ऑक्यूपाई करके रखा है, मैं खुद रह रही हूँ, तो मैं क्या रेंट पे करूँगी, तो मेरा आ गया नील, ज़ीरो, है ना। तो अब नेट एनुअल वैल्यू भी ज़ीरो आ गया, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू क्या आएगा, जब मैं खुद से खुद को थोड़ी ना रेंट देने जा रही हूँ, तो नेट एनुअल वैल्यू ज़ीरो आया। और म्युनिसिपल टैक्स, तो कोई टैक्स कुछ नहीं लगेगा क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो ये हो गया आपका ज़ीरो। और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेरे क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो वो भी मैं ज़ीरो लूँगी, तो मेरा आंसर आता है नील, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दे रखा होता कि 5,000 पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू क्या निकलता है ना, आपको कितना पे, आपका अमाउंट क्या निकलता, तो अमाउंट निकलता आपका 5,000, लेकिन माइनस में 5,000 आता। तो क्वेश्चन में ना ऐसे भी पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि क्या कभी ये माइनस में आ सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आपका माइनस में आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, उस पर दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपका माइनस में आएगा, ठीक है। चलो आई होप समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा नील, क्योंकि मैं तो ज़ीरो है, मैं मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ रहा, मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अच्छा और एक चीज़ मुझे बताना है, देखो न्यू प्रोविज़न में ऐड हुआ है। पहले क्या होता था ना कि जब आपके पास 4-5 घर हों, ठीक है, तो 4-5 में से ना आपका एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था, और बाकी के जो बचे हुए घर हैं ना उसको बोला जाता था लेट आउट के जैसे ट्रीट करते थे। लेकिन अब प्रोविज़न चेंज हो गया है, ठीक है। अब क्या आ गया, अब 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मान सकते हो,
ये याद रखना, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है तो शायद ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 2, अब 2 पे चार्ज होता है आपका, ठीक है, 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मान सकते हो। ओके, चलो। अच्छा, अभी आया आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला, मैंने सारा करवा दिया है। अब हम कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो देखो कैपिटल गेन वाले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, गोलू परचेज्ड अ लैंड इन द प्रीवियस ईयर 1997-98 फॉर ₹50,000। गोलू ने एक लैंड परचेज करा है 97-98 में 50,000 पे, एंड दिस लैंड वॉज सोल्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2009-10 फॉर ₹88 lakhs। अच्छा, देखो कितना फ़ायदा होता है ना, मतलब रियल एस्टेट के बिजनेस में। तो इसने फिर लैंड बेचा 8 lakhs में, 50,000 का खरीदा था और 8 lakhs में बेचा है, कब, 2009-10 में। नाउ द फेयर रेंट वैल्यू ऑफ दिस लैंड ऑन 1 अप्रैल 1981 वॉज 1,20,000। अब फेयर रेंटल वैल्यू आपका दे रखा है यहाँ पे कितना, मार्केट वैल्यू इस लैंड की है थी 1,20,000। नाउ इफ द कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, ये AY क्या है, असेसमेंट ईयर 2010-11 इज 632। तो 632 आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स है। इन्फ्लेशन इंडेक्स थोड़ा आपको याद भी करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे पूछ देते हैं। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स 2010-11 का है 632, और कैपिटल गेन क्या होगा उसका, कैपिटल गेन यू हैव टू कंप्यूट हिज कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2010-11 क्या होगा। तो देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला है ये अपना। तो सेल्स वैल्यू, कितना सेल करा कितने में, वो माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफ़र और सेल, ट्रांसफ़र या सेल करते हो तो जो एक्सपेंसेस जा रहे हैं वो, और फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी सेम फॉर्मूला है, बस इसमें इंडेक्स लेते हैं क्योंकि काफ़ी पुराना होता है ना, लॉन्ग टर्म बहुत दिन से चल रहा है ना, तो इसलिए। और शॉर्ट टर्म में आपका इंडेक्स्ड वाला नहीं जाता। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो परचेज अमाउंट कितना था आपका, परचेज किया था 50,000 में और बेच दिया 8 lakhs में, ठीक है। तो सेल कंसिडरेशन बेचा है कितने में, 8 lakhs में, माइनस हमने देखा ना फॉर्मूला में माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। तो एक्विजिशन में कौन सा अमाउंट जाता है, तो जो मार्केट वैल्यू दे रखा है ना, तो मार्केट वैल्यू 1,20,000 इंटू 632। तो 632 कौन सा है, जो ट्रांसफ़र वाला जो होता है आपका अमाउंट, ट्रांसफ़र वाला इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स ईयर ट्रांसफ़र वाला, वो लेते हैं डिवाइडेड बाय आपका परचेज वाला इंडेक्स ईयर, ठीक है। तो 632 डिवाइडेड बाय 100 किया मैंने, तो आंसर आया मेरा 7,58,400, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला यही है, मार्केट वैल्यू इनटू ट्रांसफ़र इंडेक्स, इंडेक्स ईयर, इंडेक्स, ये इंडेक्सेशन लेना है आपको कौन सा, ट्रांसफ़र ईयर वाला डिवाइडेड बाय परचेज ईयर वाला इंडेक्सेशन, ठीक है। तो 7,58,400 माइनस किए तो 41,600 आया अपना आंसर। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। क्या आया है, 41,600, एक सेकेंड, 41,600 आया। ओके, चलो सॉरी। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ये ना अपना होमवर्क, आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसको होमवर्क पे करना है अब, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है ना, वैसे ही हाउस रेंट अलाउंस वाला जो मैंने एक क्वेश्चन बताया है, यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करो, बहुत इजी है, वैसे ही है सेम जैसा मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, कि आपको फिर पता चलेगा आपको कितना समझ आया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब तो अपना हो गया, सारा करवा दिया मैंने। और ये है अपना क्वेश्चन जो हमने रिवीजन पार्ट 1 करा था ना, उसमें मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो यहाँ पर हम डील कर लेते, देख लेते कैसे होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, मिस्टर सैम अ कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2015-16। मिस्टर सैम जो एक कैनेडियन सिटीजन है, वो आते हैं इंडिया में 2015-16 में, ठीक है। नाउ ही वॉज इन इंडिया ड्यूरिंग 2015-16 फॉर 55 डेज़। वो इंडिया में रहते हैं 55 डेज़ के लिए 2015-16 में। 2016-17 में रहते हैं सिर्फ 60 डेज़ के लिए।
फिर 2017-18 में रहते हैं 90 डेज़ एंड 2018-19 में रहते हैं 150 डेज़ के लिए और 19-20 में रहते हैं 70 डेज़ के लिए। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सैम फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 शैल बी। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है मिस्टर सैम का फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 के लिए। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा? तो आंसर राखी का आया था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, तो वो गलत है। आंसर होगा आपका क्या, नॉन रेसिडेंट होगा आंसर। कैसे होगा मैं बताती हूँ, चलो देखो। अब हमने रेसिडेंशियल स्टेटस तो पढ़ा है, बेसिक कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। बेसिक कंडीशन क्या है, एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज तो नहीं हो रहा था, एक बेसिक कंडीशन गया। अब दूसरा देखते हैं बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो दूसरा बेसिक कंडीशन है 60 डेज रहना है प्रीवियस ईयर में एंड 365 डेज रहना है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, है ना। तो देखो हो रहा है क्या पूरा, देखते हैं, चलो एक सेकेंड रुको। हाँ, तो 182 डेज तो नहीं हो रहा, प्रीवियस ईयर में कितना हो रहा है, 70 डेज हो रहा है। तो बेसिक फर्स्ट वाला कंडीशन तो आपका फुलफिल नहीं हुआ। चलो सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन बोलता है 60 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर, तो 60 डेज तो हो गया प्रीवियस ईयर में, लेकिन अब कैलकुलेट करना है कि 365 डेज हो रहा है या नहीं आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो 2019-20 का अगर निकालना है तो 18-19 वाला ये जो है आपका, ठीक है, 19-20 का अगर आपका प्रीवियस ईयर ले रहे हो तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग, तो इसके 19-20 के पहले के 4 साल, ठीक है, वो आपको देखने हैं। तो कितना करके जा रहा है, तो एक तो हुआ 150 जो आप 18-19 वाला क्या लेते हो, फिर हुआ 90 डेज 2017-18 वाला, फिर इससे पहले का गया कितना 60 डेज और फिर गया कितना 55 डेज, है ना, 55 जा रहा है ना, हाँ 55 डेज। तो अब इसको ऐड करो तो कितना होता है आपका, तो ऐड करो तो आंसर होगा आपका 355 डेज, ठीक है। और हमें कितना चाहिए, हमें 365 डेज चाहिए सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल होने के लिए, तो नहीं हुई ना, तो दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसीलिए आंसर होगा आपका नॉन रेसिडेंट। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करके। और इन वीडियोस के, इन क्लासेस की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो टेलीग्राम पे, यहाँ से आपको मेरे मिल जाएंगे PDFs। ओके, PDFs, नोट्स और डिस्कशन होता है अपना, और क्विजेस, हाँ क्विजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब एग्ज़ाम पास है तो क्विजेस हमें रेगुलरली लगाने हैं, तो रेगुलर क्विजेस चलते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के, राइट। और इंस्टाग्राम पे बर्नवाल 012 एंड फेसबुक पे वी लर्निंग करके सर्च करो, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थर्ड पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू।